कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में। मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीश गौतम और मेरी पहचान मेरा पंतनगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. स्टार्स ऑफ पंतनगर एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम पंतनगर के स्टार्स को आप सबके समक्ष लाते हैं और उनकी लाइफ जर्नी से आप सबको अवगत करवाते हैं। हमें खुशी है कि आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट डॉक्टर बेनीवाल जी ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सो फ्रेंड्स, कम एंड ज्वाइन दिस हिस्टोरिक एपिसोड। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर वाई.एल. नेने के सर्वप्रिय स्टूडेंट रहे हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन पंतनगर से की है और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से प्राप्त की है। आप सेंट्रल एशिया और कॉकस रीजन में CGIAR फैसिलिटेशन यूनिट के रीजनल कोऑर्डिनेटर और हेड रहे हैं। इकार्डा के इथोपिया, मोरक्को और टर्की के प्रोग्राम्स में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है। आपने पंतनगर और इक्रिसैट में भी कार्य किया है। करेंटली आप डॉक्टर नेने द्वारा स्थापित एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। फ्रेंड्स, जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर गेस्ट डॉक्टर SPS बेनीवाल। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर बेनीवाल जी का। सर, शुरुआत करते हैं शुरू से। सर, आपका पंतनगर आना कैसे हुआ? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे स्टार्स ऑफ पंतनगर प्रोग्राम में आने को कहा, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं पंतनगर मेरा आना इसलिए आसान रहा क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट गवर्नमेंट A.N. झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर से किया। मेरे पिताश्री प्रिंसिपल होते थे और 59 के मध्य से ही जब VC साहब KP स्टीवनसन द फर्स्ट वाइस चांसलर जब वो यहाँ आए तो वो A.N. झा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी गए। तो वहाँ हमारे पिताश्री से उनकी मुलाकात हुई। तो मैं असल में यहाँ आने से पहले ही KP स्टीवनसन साहब को जानता था क्योंकि हमारे घर वो कई बार आते थे। पंतनगर से शुरू हुआ ये सफर कहाँ कहाँ पहुंचा? क्या क्या माइलस्टोन्स रहे आपके? मैं जुलाई 1961 में पंतनगर पहुंचा। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट रुद्रपुर से किया तो मैं एक आध बार पहले ही पंतनगर आ चुका था, विशेषकर जब इसका उद्घाटन हुआ था उस टाइम में यहाँ पंतनगर में आया था। इसलिए मेरे को जब मैं 61 में यहाँ आया तो मेरे को कोई ऐसा नई जगह पंतनगर नहीं लगी जैसे शायद और स्टूडेंट्स को लगी हो जो इसको नहीं जानते थे। मैं BSc ऑनर्स AG एंड AH यहाँ से 1964 में किया। उसके बाद MSc मैंने प्लांट पैथोलॉजी में 1966 में किया। और क्योंकि मैं MSc में डॉक्टर वाई.एल. नेने साहब के साथ MSc मैंने की थी, मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि डिग्री के बाद मैं उनके साथ 1-2 साल काम जरूर करूं, जिससे कि जो उनके प्लांट पैथोलॉजी के सीक्रेट्स हैं
जो उन्होंने जैसे खैरा डिसीज को सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन ढूंढा, जिससे कि वो चीज़ मैं भी ठीक से सीख सकूं। तो MSc के बाद मैं यहाँ 2 साल मैं सीनियर रिसर्च असिस्टेंट रहा। उसमें करीब 5 महीने में डॉक्टर RS सिंह साहब होते थे हमारे यहाँ प्रोफेसर, उनके साथ रहा। और फिर मैं 1.5 साल डॉक्टर वायल नैने के साथ मैंने काम किया। उसके बाद मैं PhD करने USA गया और वहाँ से मैं 1972 में फिर पंतनगर आया। मैं जरूर बताना चाहूँगा कि मेरा कोई पंतनगर से बॉन्ड नहीं था कि मैं PhD करने के बाद मेरा आना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली गया था और एक असिस्टेंटशिप अर्न करके गया था। लेकिन फिर भी आप ये कह लीजिए कि डॉक्टर वायल नैने का इन्फ्लुएंस या मेरे अपने, क्योंकि मेरी मदर मेरे जाने से पहले ही गुजर चुकी थी 68 में, और फादर की ये बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ से लौटूं। तो मैं 72 में यहाँ आया। और जैसे पहले यहाँ होता था कि मेरे को वहीं अपॉइंटमेंट लेटर मेरा पहुँच गया था बिना किसी इंटरव्यू के। और 72 में यहाँ मैं आया, असिस्टेंट प्रोफेसर था। 5 साल बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गया और मैं एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ काम किया। उसके बाद 1981 में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका एक्रोनिम ICRISAT है, जो हैदराबाद में है। वहाँ मेरे को उन्होंने इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ के वर्क करिए। और मैं वहाँ वैसे 2 साल के लिए गया था, लेकिन मैं वहाँ 3 साल रुका। और क्योंकि वहाँ कुछ कंडीशंस जो उनको मीट आउट करनी थी वो नहीं की, तो मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ रहने के लिए। मैं फिर पंतनगर 84 दिसंबर में वापस आ गया और 1 साल में यहाँ एज एसोसिएट प्रोफेसर रहा। और उसके बाद मैं दिसंबर 85 में मेरे को वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था इथियोपिया में, क्योंकि इथियोपिया में 1984 में सीवियर ड्राउट आया था, तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट उनको दिया था, जिसमें 9 कंपोनेंट्स थे। उन्होंने एक कंपोनेंट जो ये पल्स लेग्यूम्स से रिलेटेड था, वो ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज को उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ICARDA ने मेरे को उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अपॉइंट किया और मैं वहाँ 4 साल उसमें काम किया। उसके बाद मैं ICARDA ने मेरे को मोरक्को, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका के जो 4 कंट्रीज हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, वहाँ मेरे को एज ए लेग्यूम कोऑर्डिनेटर फॉर नॉर्थ अफ्रीका मेरे को वहाँ भेजा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन रीजनल कोऑर्डिनेटर या रीजनल डायरेक्टर बोल सकते हैं हाईलैंड रीजनल प्रोग्राम में हुआ, जिसका कि हेडक्वार्टर अंकारा टर्की में था। तो मैं 5 साल अंकारा टर्की में काम किया और वहीं से आई लुक्ड अराउंड और मैंने देखा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स रशिया से हुए थे 90 में, वो 5 सेंट्रल एशिया में थे और 3 ट्रांसकॉकेसिस में थे। वहाँ क्योंकि रशिया की फोर्स से वो बाहर आए थे, तो हमने सोचा कि शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन लोगों को भी, जो CGIR कंसंट्रेटिव ग्रुप इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च की एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, उससे उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक प्रोग्राम वहाँ के लिए बनाया। 95 से मैंने स्टार्ट किया और 98 में वर्ल्ड बैंक फंडिंग के थ्रू एक $2 मिलियन की एड से वहाँ एक रीजनल प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया ताशकंद में, उज्बेकिस्तान। और इसी बीच मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रही, तो मैं फिर जून 2001 में
उसको जैसे कहते हैं अर्ली रिटायरमेंट या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके वापस इंडिया आ गया। तो इन ब्रीफ ये मेरी जर्नी रही। लेकिन जो मैंने बाहर 16 साल काम किया है, उसमें एक मेरे को फ़ायदा हुआ कि जो छोटे जो गरीब देश हैं उनके यहाँ काम करने का मौका मिला, और उनकी जो समस्याएं हैं, जो हमारे से पहले जो भारत की जो हालत थी उससे काफ़ी मिलती हुई थी, इसलिए मेरे को वो तुरबा यहाँ वाला भी वहाँ काम आया। और मैंने वहाँ खूब उन देशों की मदद करते हुए मेरे को बड़ा आनंद भी आया कि चलिए मेरे बहाने लोगों का फ़ायदा हो रहा है और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्पेशली जो किसान लोग हैं, उनकी बढ़ रही है। तो ये अच्छा है, इसलिए मेरे को उससे बहुत कंटेंटमेंट मिला है लाइफ में कि मैं उनके वहाँ कुछ काम आया। यहाँ 61 में हैदराबाद में रहते हुए मैं नेपाल भी गया, और वहाँ पे भी जो हमारे प्रोग्राम चलते थे उनको जो टेक्नोलॉजी या वैरायटीज़ नई आती हैं उनको साझा करने में मदद की। अब मैं जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, जिसको स्वर्गीय डॉक्टर नैने साहब ने 1994 में एस्टेब्लिश किया था, जो कि एक नॉन प्रॉफिट NGO है, उसका मैं करंट चेयरमैन हूँ। डॉक्टर नैने साहब ने अपने जीवन के 22 साल अपने भारतीय कृषि की जो हमारा प्राचीन सुनहरा इतिहास है उसकी खोज करने में लगाए, और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स संस्कृत में या अपनी रीजनल भाषाओं में मिले जो कि अचंभित करने वाले हैं। वही जब उनका यहाँ लास्ट विजिट पंतनगर में था अगस्त 2017 में, एक कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि पंतनगर भी एक ऐसा स्थान है जहां हम अपनी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर को बना सकते हैं। इसलिए तो ये हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, उसको 1 साल करीब लगा, और जब जो आजकल वाइस चांसलर हैं डॉक्टर तेज प्रताप जी, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करके हमारा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर पंतनगर में एस्टेब्लिश हो गया 1 जून 2019 से। और उससे पहले ही जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं फाउंडेशन के, उन्होंने मेरे को चेयरमैन नॉमिनेट किया था, क्योंकि मैं पंतनगर का छात्र भी रहा हूँ, पंतनगर में स्टाफ भी रहा हूँ, और वो सब जानते हैं कि मेरा पंतनगर से कितना लगाव रहा है। इसलिए अब मैं जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन का काम जो हो रहा है उसको पंतनगर से हम लोग निर्देशित कर रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर नैने ने जो काम जहाँ छोड़ा था वहाँ से हम इसको आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी करीब 9 हमारी पुरानी बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं जिनको ढूंढा, उनका इंग्लिश में अनुवाद किया, फिर उनको रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुई, हिंदी में है, और अब उस ज्ञान को जो छोटे छोटे किसान हैं उनको हम वो ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए मेरे को ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑल एंड ऑल थ्रू आई हैव बीन ए फील्ड मैन, जैसे कहते हैं रिसर्च में, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग इन द फील्ड्स। और जो हमने काम यहाँ
पिछले अक्टूबर में शुरू किया, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने हमें फाउंडेशन बनाने की यहाँ आज्ञा दी, हमें वेलकम किया, तो हमने सोचा अब हम यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए जो हमने काम शुरू किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मैंडेटेड स्टेट है उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ छोटे छोटे किसान हैं, और उन किसानों की मदद के लिए हमने नवंबर 2019 में ये काम शुरू किया। और क्योंकि फिर ये कोविड-19 शुरू हो गया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना के किसानों को जो भी ज्ञान हम दे सकते हैं हमने दिया है। हाँ, अक्टूबर 2019 में हमने एक वर्कशॉप यहाँ किया था पंतनगर में, जिसमें करीब 75 किसान आए थे। तो उन्हीं किसानों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमने यहाँ दिए थे कि जो हमारा 1000 साल पुराना, जिसे आप जैविक खाद कह सकते हैं, उसको फिर डॉक्टर नैने ने मॉडिफाई करके उसी में जो कीटाणु रोग रोधक क्षमता है उसकी बढ़ाई गई, और वो अब कई काम करता है। मल्टीपर्पज लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, इस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, and it provides other benefits to the plants that is now known. तो ये अब काम चल रहा है। इधर अगस्त में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, तो वहाँ भी काफ़ी उत्साहजनक हमें परिणाम मिल रहे हैं कोरोना के होते हुए भी। तो ये बड़े हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि कोरोना के समय होते हुए भी हम लोग इतना काम कर पाए हैं। तो ये आजकल मैं यहाँ पंतनगर में ही करीब महीने में 15 दिन तो लगाता हूँ, क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ। वहाँ से महीने में 3-4 बार 5-5 दिन के लिए आ जाता हूँ। तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुनीता टी पांडे, वो हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ फाउंडेशन की मैनेज करती हैं। डॉक्टर नेने को अगर आपकी नजरों में देखें तो हम क्या पाएंगे? बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मैं उनको 62 से जानता हूँ, जब उन्होंने पहली बार हमें इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी कोर्स पढ़ाया। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव इन द सेंस, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, लेकिन उनसे लोग इसलिए अट्रैक्ट होते थे कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो इस तरह की थी कि आप ऐसा महसूस करते थे कि देखो ये भी एक बढ़िया इंसान है, ये भी एक बढ़िया टीचर हैं, और कितने अनुशासित हैं कि हम इनसे अधिक से अधिक सीख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी टीचर में इस तरह की क्वालिटी होना, ये हमेशा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। फिर जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका अनुशासित होने के साथ साथ जो उनका काम करने का तरीका था वो बहुत ही, मैं तो कहूँगा, निराला था। निराला इन द सेंस कि उनको पता था कि क्या करना है। फिर क्योंकि बड़े सिस्टमेटिक थे अप्रोच में, तो ये भी थिंकिंग प्रोसेस से पता लगा लेते थे कि कैसे करना है और उसको करना है। यानी कि एक डीप सेंस ऑफ कमिटमेंट आदमी में हमेशा था, और यही कारण है कि इतने कम समय में और इतनी छोटी प्रोफेशनल एज में मैं कहूँगा कि उन्होंने एक खैरा डिसीज जैसी गंभीर समस्या का समाधान 3-4 वर्ष में ढूंढ लिया, जो कि
उस टाइम कि आज भी बड़ा अचंभा सा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो उसकी जो मैं उसका मुख्य कारण समझता हूँ ये है कि जो उनकी सोच थी वो सोच बहुत सुलझी हुई और जबरदस्त कमिटमेंट टू परस्यू, छोड़ना नहीं है। और जैसे कि बाद में मैं उनसे सीखा कि कैसे जो डिसीजेज हैं, प्लांट डिसीजेज हैं, उनको कैसे डायग्नोज करते हैं, उनमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है। एक कारण देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, एलिमिनेट करते रहो और फिर आपको जो असली कारण है उसका पता चल जाएगा कि ये प्लांट में बीमारी किस वजह से है। वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते थे और वो हमेशा मेरे प्रोफेशनल करियर में हमेशा काम आई। एक चीज़ जो उनकी हमेशा निराली, मैं फिर कहूँगा कि वो बहुत ही निडर कहना चाहिए। वो वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी और स्टूडेंट्स के साथ हमेशा आंखों में आंखें मिला के बात करना। और वो कहते भी थे कि आई कांटेक्ट से काफ़ी चीज़ सब पता चल जाता है कि स्टूडेंट सही भी बोल रहा है या ठीक नहीं बोल रहा है। इसलिए वो उनका हमेशा हॉलमार्क रहता था कि आप फेस टू फेस बात करिए और सीधा आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, जिससे कि आप का पता चल जाए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये ठीक भी कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। ये उनकी बड़ी स्पेशल क्वालिटी थी। बहुत अच्छे टीचर, बहुत सुलझे हुए टीचर, अपना लेक्चर बहुत तैयार करके लाते थे। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया यूएसए से लौटने के बाद, तो मैं उनके रूम में गया। सेक्रेटरी से मैंने कहा था कि मैं उनसे करीब आधा घंटा मैं उनका चाहता हूँ। तो मैंने उनसे यही राय मांगी कि अगर मुझे आपके जैसा एक अच्छा टीचर बनना है तो मुझे आप कुछ गुर बताइए। तो वो वैसे तो मुस्कुराते कम ही थे, लेकिन क्योंकि मैं फैकल्टी में आ गया था उनका, तो हमेशा कहते थे कि मेरे जूनियर कोलीग हैं, तो वो बोले कि आपने मेरे को अंडर ग्रेजुएट यानी बीएससी में पढ़ाते हुए देखा है, आपने मेरे को एमएससी में पढ़ाते हुए देखा है, तो आप वैसे ही जान गए होंगे कि अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज़ है। तो उन्होंने फिर भी मेरे को 2-3 बातें अच्छी बताई जो मैंने हमेशा फॉलो करी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स पढ़ा रहे हैं तो अपने हाथ आप खाली ले जाइए, अपने हाथ में नोट्स कभी मत ले जाइए और खाली एक डस्टर, चौक और अटेंडेंस रजिस्टर ले जाइए। क्यों? जिससे कि आप स्टूडेंट्स के आई टू आई कांटेक्ट रख सकें। जैसे ही आप अपना नोट्स देखेंगे या कंसल्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक नॉइज और सम miscreants can make chairs creaking noises, ऐसा होता है। तो ये उनकी बात मैंने हमेशा ध्यान रखी। उन्होंने कहा कि एक अंडर ग्रेजुएट का लेक्चर देने के लिए आप कम से कम 2 घंटे तैयारी करिए, उसकी आउटलाइन बनाइए और फिर देखिए आपकी टीचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बताई, जो मेरे को हमेशा वो भी मैं काम में आई, उन्होंने कहा कि जब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाते हैं तो आप अपने नोट्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप मिनिमल आप उसको रेफर करिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप लेक्चर जब तैयार करते हैं तो वो चीज़ें आपके जहन में आनी चाहिए कि क्या क्या बताना है। तीसरा जो उन्होंने कहा कि देखिए डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन हैं तो स्टूडेंट भी डिसिप्लिन रहेंगे। आप अगर कमिटेड हैं अपनी टीचिंग में तो स्टूडेंट भी सोचेंगे कि भाई
बहुत मेहनती टीचर है, तो मेरे को भी थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, मैं भी ज़रा इनके साथ इनको कोऑपरेट करूं, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छा कमिटमेंट दिखाऊं। तो ये चीज़ें जो है हमेशा मेरे को तो बहुत काम में आई, और मैं तो हमेशा उनका आभारी रहता हूँ कि मेरे को एमएससी के बाद जो 2 साल मैंने उनके साथ बिताए वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि उनके पास PL480 का एक प्रोजेक्ट था, वायरल डिसीज ऑफ पल्सेस, उसमें मैं काम करता था। तो नई नई डिसीज उस टाइम देखने को मिल रही थी, तो उनका स्टाइल मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि आप ये डिसीज देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और सिम्टम्स नोट करें, फिर आप खुद ही उसको नाम देने की कोशिश करें, ये नहीं कि मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं बताऊंगा। इसलिए बहुत ये मेरे को कहते हुए खुशी है कि उनके साथ जो मेरे को अवसर मिला जीवन में पढ़ने का, उनके साथ एज ए कोलीग काम करने का, वो हमेशा स्मरणीय रहता है। एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जब डॉक्टर वायल नैने 1960 में अमेरिका से लौटे थे, बाद में मेरे को उनसे पता चला कि ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस वो वहीं से लेके आए थे, क्योंकि जब वो स्टूडेंट PhD स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, तो वहाँ उनके एक प्रोफेसर होते थे जिन्होंने उनको थोड़ा टोंट की भाषा में बोला कि नैने, तुम इंडिया की पुरानी एग्रीकल्चर की बातें तो बहुत करते हो, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं कि कहीं इस तरह की चीज़ भी होती थी भारतवर्ष में, कि भारतवर्ष कृषि में इतना उन्नतशील था। तो वो चीज़ वहीं से वो लेके आए थे। अपने प्रोफेसर ने जो उनको टॉन्ट किया था वो उनको चुभ गया था। वो बताते थे कि मेरे को बहुत ख़राब लगा था। फिर मैंने तभी से ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा अपने करियर में इसको ज़रूर स्टडी करना है। और 1974 तक वो यहाँ प्रोफेसर हेड रहे प्लांट पैथोलॉजी के। उसके बाद इक्रिसाट, जैसे मैंने पहले कहा था, वो वहाँ प्रिंसिपल प्लांट पैथोलॉजिस्ट होकर गए। वहाँ उन्होंने 74 से लेके 96 तक 22 साल वहाँ उन्होंने काम किया। वहाँ रिटायरमेंट एज 65 होती थी, आज भी 65 ही है। तो लेकिन उन्होंने 5 साल पहले ही ये डिसाइड किया कि आई विश टू रिटायर एंड परस्यू माई ड्रीम प्रोजेक्ट which I have been carrying since my PhD days। वो उन्होंने वहाँ अपनी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया 5 साल पहले, which surprised everybody, क्योंकि इतनी he was at that time Deputy Director General of ICRISAT, number 2 position। और उन्होंने कहा नहीं, I know what I'm doing, और वो उन्होंने उस पोजीशन से रिजाइन किया और सिकंदराबाद में ही जहाँ वो रहते थे वहाँ ऊपर एक कमरा बनाया बड़ा, उसमें फाउंडेशन का ऑफिस। फाउंडेशन को उन्होंने अपने रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही रजिस्टर करा दिया था 94 में। और 96 में उन्होंने, वो बीच में जरूर थोड़ा स्टडी करते रहे होंगे कि क्या कौन सी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी हमारी अच्छी किताब है एग्रीकल्चर की, एंशिएंट विजडम जिसमें है। तो उन्होंने ये पता लगाया कि एक किताब है वृक्ष आयुर्वेद,
Ayurveda applied to plants, the science of plant life, वृक्ष आयुर्वेद। वो किताब उनको मॉडलिन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पता चली, वहाँ है। He obtained it and he paid like £1,000 at that time from his pocket. And then, with the help of a professor of Sanskrit in Osmania University, he got that book translated into English from Sanskrit. And that was printed in 1996. So this was the beginning of the activities of the foundation. Our inaugural session was held in Delhi. That coincided with the International Crop Science Conference, and that's how the foundation work was started. And he continued this work till the his age of 80. After working for about 23 years of his life, he was the founder chairman of the Asian Agri-History Foundation. And as I was indicating earlier, tremendous dedication, commitment, and selflessly working, because that was his passion. This is what he wanted to do, and this is what he did. Then, after he turned 80, then he gave up the position of chairman, so the trustees made him chairman emeritus, the position that he carried till he left for his heavenly abode in January. फाउंडेशन का हेडक्वार्टर पंतनगर कैसे बना? उनकी एक खास बात यह थी कि जैसे his last visit to Pantnagar was in August 2017, और he stayed in this room. Okay. जैसे his wife was sitting here, his wife was on the bed, and then he was here, I am here, or he was here, I am there in your place. बात कर रहे हैं, बोले भाई अब वही कि फाउंडेशन का क्या करना है. Foundations can never be run for long time by individuals. They have to be institutionalized. उससे पहले भी मैं खुद भी एक बार जयपुर गया था देखने के लिए, एक ने ऑफर किया था, मैंने कहा नहीं चलेगा. और पूना में उनको खुद ही ऑफर आया था, आंध्रा में भी था, उदयपुर also we had foundation there for about 3.5 years. नहीं, यहाँ डिसाइड किया, because he was worried, I could see he is worried. मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब आप worry नहीं करिए, because आपने तो सिखाया है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है, ढूंढना है, और search continues. Now let us decide where we should shift our headquarters. तो यही हम दोनों की ओपिनियन थी कि पंतनगर इज द बेस्ट प्लेस. वी एग्रीड कि हम फाउंडेशन का हेडक्वार्टर पंतनगर में बनाएं, और अगस्त 2017 की बात है, 2018 में वो स्वर्ग सिधार गए. लेकिन मेरे को खुशी है ये कहते हुए कि he left his Pantnagar being his last visit very contented. हिस्ट्री से चलते हैं आज के समय में, करंट जनरेशन को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? कई बार जब आप पढ़ाई करते होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से. चाहे वो
आप कह लीजिए कि आप पढ़ने वालों बच्चों की संगति में नहीं हैं, या आपको खेल कूद से ज़्यादा प्रेम है, या आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो नेचुरली थोड़ा पढ़ाई तो अफेक्ट होती ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं यहाँ 61 में BSc फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी खासी थी। आई हैड लाइक 4.25 ग्रेड पॉइंट एवरेज, अच्छा माना जाता था अंडर ग्रेजुएट में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, फिर मैं हॉकी भी बहुत अच्छी खेलता था, लेकिन उसका तो ज़्यादा नहीं। लेकिन जो एक चीज़ में मैं चूक गया वो है कि स्टूडेंट्स लोग हमेशा संगति अपनी अच्छी रखें। संगति, कंपनी ऑफ योर फेलो स्टूडेंट्स, जिनको पढ़ाई में रुचि हो, जिनको जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहें। लेकिन कई बार सेज में समझ में नहीं आती बात, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ और नतीजा ये हुआ कि मैं BSc एग्रीकल्चर में जैसे 3.7 या 3.8 CGPA OGPA जो भी आप कहना चाहें, जो कि मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। और तभी मैंने ये डिसाइड किया कि MSc में मैं इसको मेकअप करूँगा, और इसीलिए मैं बहुत कीन था, उत्साहित था कि मेरे को किसी तरह डॉक्टर नेने साहब के साथ MSc करने का मौका मिल गया। पहले तो लगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 ही प्रोफेसर थे, सीट्स कम थी। लेकिन फाइनली, जिसे कहते हैं ना भी, किस्मत भी आखिर जोर मारती है, तो मेरा मिशन हो गया। और सौभाग्यवश मुझको मेजर एडवाइज़र भी वही मिले। वहाँ से मेरे अपने जो एकेडमिक कार्यक्रम था उसमें बहुत बदलाव देखा। जैसे मैंने कहा ना कि संगत, अच्छी गाइडेंस, इनका बड़ा फर्क पड़ता है। और स्पेशली इन दैट टेंडर एज, कि आपको शायद नहीं सोच पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उससे आप ज़्यादा विचलित ना हो, आप सुधार सकते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने ऐसा करके दिखाया। और इसीलिए MSc करने के बाद भी, जिसमें मेरा OGPA बढ़िया रहा, और मैं इसलिए चाहता था कि MSc करने के बाद डॉक्टर नेने जैसे वैज्ञानिक के साथ 2-1 साल और काम करने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए। वो मेरे अंदर जो सीखने की भूख थी, वो डॉक्टर नेने की क्रिएट की हुई थी। लर्न करो, सीखो, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, लेकिन सिस्टमेटिकली करो। वो हम कहानी सुनते हैं वो कछुए और खरगोश की, तो उसमें हार्ड वर्क ही काफ़ी नहीं है। हार्ड वर्क कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिसे कि इंग्लिश में परसिवरेंस कहते हैं, परिश्रम। अब लगातार करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो उसमें मेरे को इसमें जो योगदान रहा, वो जो डॉक्टर नेने साहब का, जो मेरे इतने अच्छे टीचर कहिए, हितैषी कहिए, क्योंकि मैंने उनको ये करके दिखाया कि मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ। और जैसे होता है कि मान लिया MSc में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबका रेटिंग रहता है टीचर्स के दिमाग में कि ये बीच में, हम तो बीच वाले थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मेरे को भी कुछ करके दिखाना है, और वो भी डॉक्टर नेने को दिखाना है। और
माताजी तो चली गई थी, लेकिन पिताजी मेरे थे। I'll make him feel proud of myself. तो वो पॉसिबल है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छात्र लोग इस पे गौर करें। कोई बात नहीं है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, एक डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक पैशन डेवलप होना चाहिए कि मेरे को ही करना है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आम लोगों को इन रिसर्चेस से क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है, और हम लोग भी इस पे कुछ अब विचार कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो ये गुणाब जल है ये अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। जिसको भी प्रयोग करना है उसको खुद ही बनाना पड़ता है। ये सवाल एक दो लोगों ने और उठाए हैं, खासकर जब मैं इसके प्रयोग सब्जियों के ऊपर एक मेरा वेबिनार था, मैं उसके बाद जो संयोजक थे उन्होंने यही सवाल पूछा कि इसको आप शेल्फ पे कैसे लाएंगे, क्योंकि ये तो जैसे उनका, क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर के आदमी हैं, विख्यात हैं, पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी, उन्होंने ये कहा, और वो मेरे बीएससी के क्लास फेलो भी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको आप एक गृहिणी जो किचन गार्डन करना चाह रही है वो इसे कहाँ से बनाएगी, वो कहाँ से लाएगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, हम इस बारे में थोड़ी सोच रहे हैं। फिर हमको दो एक लोगों ने कांटेक्ट भी किया है कि साहब हम इसको स्टार्टअप के जरिए अपना बना सकते हैं। हम तो जैसे अगर कोई पद्मनगर के ही ग्रेजुएट हों जो स्टार्टअप करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये कोई ऐसी इसकी रेसिपी कोई फिक्स नहीं है, या तो बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई भी बना सकता है, आसानी से बना सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये जो सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया है कि अब ये सोचना चाहिए कि ये आम पब्लिक को कैसे मिल पाए, या जो अर्बन फार्मर्स हैं, जो टेरेस फार्मिंग करते हैं, रूफटॉप फार्मिंग हो रही है ना, या जो ये अर्बन में लिक्विड फार्मिंग है, कैसे उसको, ये जरूरी है कि इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होना चाहिए। हम इसके फेवर में हैं। पंतनगर जो कि रिसर्च में अव्वल रहा है, कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आज के फिर से क्या पंतनगर में कुछ नवीन प्रयासों की जरूरत है? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड है या जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं निकला हूँ पढ़ाई के बाद या अपने प्रोफेशनल करियर में भी, मैं मानता हूँ कि रिसर्च वो करो, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी आवश्यकता हो, जो फार्मर ओरिएंटेड हो। आखिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं? किसानों के लिए तो कर रहे हैं ना। और जितना पास हम किसानों के जाएंगे, जितने पास जाकर हम उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही हमारी रिसर्च फोकस्ड होगी, उतनी ही हमारी रिसर्च वैल्यूएबल होगी, यूजफुल होगी, और उतनी ही हमें उस रिसर्च की वैल्यू मिलेगी या उसकी तारीफ होगी। फार्मर्स फर्स्ट, फार्मर्स फॉरमोस्ट, बिकॉज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज फॉर द फार्मर्स. And Dr. Nene used to
advise his students, his colleagues, that even if you solve one problem of a farmer, you should consider yourself very satisfied that you have at least addressed to one major problem of a farmer. And therefore, you should feel very elated, you should feel very happy. And if you deviate from this, that means you are asking for some trouble. Trouble in the sense that you are not able to meet the basic objective of an agricultural university. Yes, teaching. Very good standard has to be maintained. Research. But the research topics should be predicated or decided by the farmers' problems. Because if this university had not solved the problem of carrot disease, rice or paddy probably would have disappeared from the Tarai scene. And I'm quoting, as I was told once, that when we talk about the assessment of the value of the agricultural research in this university, single research on carrot disease or paddy paid off all the investments that were made to establish this university. So this is what I feel is very important, that pay attention to the farmers. Excellent example. Wheat revolution in India. You know how it occurred and why it had to be done, because our country was really in dire need of food. And I remember Madam Gandhi coming to television one evening and appealing to the country fellows, including scientists, everybody, development people, agriculture people, that she is fed up of going around the world begging with an empty ball in her hands. Stop it. We have to stop it. That means there was a political determination, there was support to research, and somebody had the answer to the need that was required to produce high-yielding wheat varieties. They were made available, and the rest is history. Pantnagar played pivotal role in Green Revolution, in bringing out Green Revolution in India. This was said by the late Dr. Norman Borlaug several times that he visited this famous Agricultural University campus. And therefore, my submission to the faculty, my submission to the administration is, don't waver the path of deciding agricultural research priorities based on the farmer needs, the farmer demands. Very good example I can cite here is the corn hybrid story. Corn hybrid, a lot of money was spent, efforts were spent in Tarai itself on popularizing hybrid corn here, but we did not succeed. You know why? Single reason. In my experience and assessment, and what I heard from experts in maize, that hybrid maize did not fit in the crop rotation here. The crop could never be completed, harvested, mature and harvested. So where would it go? That's why this program had to be shifted to Bihar, where emphasis was laid more on desi maize and improve them to improve their productivity. So this is how the research priorities of any agricultural university should be decided. Not decided in the office of the researcher or the lab. They should be decided based on what is the requirement of the farming community. अपने पंतनगर के
फेलो पंतनगर बैचमेट्स को कैसे याद करना चाहेंगे? Well, wonderful memories, I would say right away. Unfortunately, those days will never return, and that says a lot as to how much you can say good sense, good time one has with his colleagues in college, and those memories last forever. I have had several of them like that from my BSc days and master's days in Pantnagar. Some of them have done professionally very well, whereas some of them have done otherwise very well, means monetarily. But there is a blend of mixture of my fellow students over here. One I can mention one, I think I mentioned earlier as well, Dr. Brahma Singh, who was my BSc class fellow, and also in MSc, but he was in horticulture and I was in plant pathology. He has done very well, and for recognition of his work that he did under difficult environments, difficult times in Ladakh, so he was conferred the honor of Padam Shri by the Government of India. I'm very proud of him and his achievement. He is still very active, and he runs Brum Singh Horticulture Foundation, VSHS, from New Delhi. Very good example of how hard work can pay dividends. Another class fellow of mine and his classmate, Dr. Dharampal Singh, who also did MSc here in horticulture, then PhD from IRI, also did well. And he served with FAO in Bangladesh. But another person that I always remember is my good friend Dr. Ramendra Singh. He did his BSc here, then he went to IRI, did his master, then PhD from USA, and he in soil science. He has been very successful in fertilizer industry, Fertilizer Association of India, and he has been a very good teacher and still active, I would say, in the work that he loves to do. And therefore, there have been others with whom I studied for my masters. There was maybe a year ahead, some of them 6 months ahead, but we had very good time together. पंतनगर को उसके वर्क कल्चर ने हमेशा डिफाइन किया है, और आपने तो जमाना भी देखा है जिस समय पंतनगर बना। कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी के वर्क कल्चर को? University was built based on its wonderful, excellent work culture, because you cannot build castles in the air. You have to work hard. And that was the culture here right from the beginning. The first task of the first Vice Chancellor was to establish the university. And we always remember him for whatever he could do for the students, whatever he could do for making the lives of the students comfortable here, considering the very difficult conditions. Tigers all around, wild animals. And
what always excelled in Pantnagar was work culture. Never forget the work culture. The 9 years of Dr. Dhyanpal Singh is a good reminder that if you have a good work culture, you can achieve a lot in any institution, in your life. If work culture is good, then you are heading for a bright future. And this is what made Pantnagar one of the best places among the agriculture universities, not only in India, but worldwide. I remember having gone to the World Bank headquarters in Washington, D.C., because I was asking for funds for starting the program for Central Asia and the Transcaucasus. I had to go a couple of times to make presentations to justify why we need these funds to establish a new program for sustainable agriculture development in these newly independent states. And during the coffee break, the director asked me, Dr. Venimal, very good, but where from in India? And I just happened to say Pantnagar. I said, wow, another Pantnagar fellow. Because we had Dr. J.P. Srivastava working in World Bank. He had a long meeting there, did very well. And that spoke the value of good name built through a good work culture. Because if there is no work, if there is no good work culture, then where is the work? And how would the work be done? It won't be able to. Therefore, work culture foremost, topmost in the agenda. Do whatever you can do and do your best. Then only you can carry the aims and objectives of any institution forward, build it for the future generations. But always remember that one cannot survive, one cannot reap the harvests of the past work for a long time. One has to work, continue working and keep doing hard work to maintain the pace, to keep the position that you are in holding. Otherwise, you are bound to slip. And this is possible only if you have a good work culture. Times change, okay? 60s and 70s especially in Pantnagar, or I should say mid-60s to late 70s, golden period. But please appreciate how much the staff, the faculty, the students must have worked hard to achieve the good name of the university. And that's why the Vice Chancellor Dr. Dhyanpal Singh used to say, first agriculture university should be the foremost. And another thing that I remember, even our Dean of the College of Agriculture at that time, Dean N. Kananta Rao, another stalwart, like hard rock solid for work culture, for honesty, integrity, for helping students, for developing academics, for developing research, extension activities. Because always remember that whatever name Pantnagar achieved, good name, is not because of only talking. It's as a result of the hard work put in by everybody, including the support staff, even the laborers. How can you do research, crop research center or any livestock research center if the laborers are not heart and soul into the work? Because that has to be the spirit guiding the work culture. And therefore,
the university, if they wish to maintain the reputation that it has had, it is having, now everybody has to work in that direction. Everybody should make sure that the work culture is improved, work culture, good work culture is maintained. Then you have assured good name for the university. सर, हमारे आज के इंटरेक्शन के दौरान स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम और इस पॉडकास्ट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें. Well, I'm happy that you asked this question because I'm very impressed that Stars of Pantnagar, that I have known only for about a month and a half, is doing so much good for the university. Is through its activities, I should say multifarious activities, that you are able to expose to the newer faculty, to the students, to those around the university about how university has achieved what it has achieved. You're talking about work culture. These are the hallmark of any institution that will predicate its future. And I'm very happy that you have taken up this task of enlightening the student community, the faculty, the staff, and the alumni, the well-wishers of Pantnagar on this aspect. And I'm sure they are getting benefited. You will in this process happen to inspire many young students, many even young scientists to do better and better in their life. Because your past laurels, your past achievements must inspire the younger or future generation. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. ना जाने कितने ही सवाल बाकी हैं, ना जाने कितनी बातें बाकी हैं. समय का सम्मान करते हुए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते कुछ आशीर्वचन सर. We are based in the College of Agriculture of this great university. Our email address is asianagrihistory94@gmail.com, asianagrihistory.org. One thing I forgot to highlight was that Asian Agri-History Foundation has played important role and helped Government of India in protecting our copyright for basmati rice. Because you may recall that several years back there was a case in Texas, USA, where they had taken our basmati and they wanted to call it basmati, and then Government of India interfered, and then there was an article written by Dr. Y.L. Nene in our Asian Agri-History Journal, which came to the rescue of the Government of India, which described the history of the basmati rice in India and how it was kind of copyright of India to claim on its origin in India. And that's how their attempts by the US company was defeated. Therefore, what I'm trying to emphasize is that we have been able to help farming community, Government of India in several ways, and therefore, being a non-profit NGO, we would greatly appreciate your assistance to us, your contributions to us, which will help us strengthen our work more and more. Thank you, Stars of Pantnagar, for having me here this evening. I've enjoyed it thoroughly, and I wish you very best in future, and I hope what is today Stars of Pantnagar becomes Stars of India.
Thank you very much. All the best. We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर SPS बेनीवाल जी, और ये था हमारा आज का 26वां एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, स्टार्स ऑफ पंतनगर में। टिल देन, कीप शाइनिंग।